एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बगी अपने आदमियों को गुस्से में हुक्म देता है, आप जलाओ, और उसके सारे आदमी एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जला दो जला दो जला दो। उनका इरादा लूफी और जोरो को जिंदा ही खत्म करने का होता है, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में भी लूफी बिल्कुल नहीं डरता। वो गुस्से से बगी को देखते हुए कहता है, जोरो पर पीछे से हमला करते हो, कितने बड़े डरपोक हो तुम। लूफी की बात सुनकर बग्गी और भी ज्यादा भड़क जाता है। तभी एक जबरदस्त धमाका होता है और हर तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है। जैसे ही धुआं हल्का होता है, लूफी फौरन जोरो की तरफ दौड़ता है और फिक्र से कहता है, जोरो तुम ठीक हो? तुमसे तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। जोरो की हालत काफी बुरी होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी तकलीफ छुपाते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो? मुझे सोचना है कि हम यहाँ से कैसे बचकर निकलेंगे। इतनी बुरी हालत में भी जोरो सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ नामी दोनों को देखकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि ये दोनों अजीब लोग हैं। फिर वो पूछती है, आखिर ये है कौन? जोरो भी लूफी से पूछता है, ये किस अजनबी को साथ ले आया है? लूफी मुस्कुराते हुए बिना किसी टेंशन के कहता है, मैंने बताया नहीं था, ये हमारी नई नेविगेटर है। लेकिन नामी फौरन माना कर देती है। जोर कहती है, मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है, पहले ये बताओ कि ये तलवारबाज कौन है। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी लूफी का केयर फ्री एटीट्यूड देखने लायक होता है। जोरो अपनी सारी ताकत लगाकर लूफी को कंधे पर उठाता है और तीनों वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। इसी वक्त हमें एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, गंभीर स्थिति, बीस्ट टेमर मोजी वर्सेस द लूफी। सीन दोबारा बगी की तरफ चला जाता है। नामी अपने दिल में सोच रही होती है कि उसने आज तक जितने भी पायरेट्स देखे हैं, उन्होंने सिर्फ लोगों को लूटना और मारना ही सीखा है, लेकिन लूफी और जोरो बिल्कुल अलग हैं। उसी वक्त बगी गुस्से में कहता है, इन्हें लगता है कि मेरे साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी करके बच जाएंगे। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि जंग है। तभी बीस्ट टेमर मोजी वहां आ जाता है। एक पायरेट बग्गी से कहता है, अगर हुक्म हो तो जोरो का काम मैं अपने हाथों से तमाम कर दूं। बग्गी मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर देर किस बात की, उन्हें जिंदा मत छोड़ना। सीन फिर लूफी और जोरो की तरफ आता है। जोरो की चोट इतनी गहरी होती है कि कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी ताकत जवाब दे देती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। तभी उनके सामने एक छोटा सा सफेद कुत्ता बैठा नजर आता है, जो बिना हिले बस उन्हें देख रहा होता है। जोरो कहता है, ये ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठा है? लेकिन लूफी हमेशा की तरह मजाक करने लगता है। वो कुत्ते के पास जाकर कहता है, क्या बात है डॉगी, बाहर रहते रहते जम गए हो क्या? बग्गी के पिंजरे की चाबी उसी पर भरोसा करने से डरती है, लेकिन जैसे ही लूफी चाबी पकड़ता है, वही शरारती कुत्ता शुशु एक ही पर में चाबी मुंह में दबाकर भाग जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और लूफी उसके पीछे भागते हुए चिल्लाता है, अरे मेरी चाबी, जल्दी वापस करो, ठोक दो, मुझे मेरी चाबी चाहिए। ये सीन काफी फनी होता है। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी वहां पहुंचता है और गुस्से में कहता है, बेचारे शुशु को परेशान करना बंद करो। जोरो पूछता है, आप कौन हैं? वो आदमी जवाब देता है, मैं इस शहर का मेयर हूँ। फिर रोज वो जोरो की हालत देखकर फौरन समझ जाता है कि उसका सामना बगी से हुआ है। वो कहता है, डॉक्टर के पास चलो, लेकिन जोरो अपनी जिद नहीं छोड़ता और कहता है कि वो खुद ठीक हो जाएगा। आफरैंक ही उसकी पट्टी कर देता है। नामी फिर पूछती है, इस कुत्ते का नाम शुशु है? मेयर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। लूफी कहता है, ये तो बस यहीं बैठा रहता है, कितना आलसी। लेकिन मेयर उसकी बात काट कर कहता है, नहीं, ये आलसी नहीं है, ये इस दुकान की हिफाजत कर रहा है। फिर मेयर एक बहुत इमोशनल कहानी बताता है। वो शुशु को खाना देते हुए कहता है, इस दुकान का मालिक मेरा सबसे करीबी दोस्त था। 3 महीने पहले एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद से शुशु की जिम्मेदारी मैंने उठाई। नामी धीरे से पूछती है, क्या शुशु अब भी अपने मालिक का इंतजार करता है? तभी अचानक दूर से जमीन हिलाने वाली जोर जोर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। नामी घबराकर पूछती है, ये कैसी आवाज है? मेयर का चेहरा एकदम बदल जाता है और वो घबरा कर कहता है, यहाँ से फौरन भागो, वो बीस्ट टेमर मोजी आ रहा है। नामी हैरानी से पूछती है, बीस्ट टेमर? मेयर कहता है, अभी समझने का वक्त नहीं है, अगर अपनी जान बचानी है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ लूफी अभी भी पिंजरे के अंदर फंसा होता है। वो शुशु को प्यार से देखते हुए कहता है, अरे मेरे लाल, मेरी चाबी ठोक दो ना,
मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ बग्गी पायरेट्स का एक खतरनाक मेंबर मोजी अपने बड़े से शेर रिचर्ड के साथ पहुंच जाता है। लूफी को पिंजरे में देखकर मोजी हंसने लगता है और कहता है, लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हें यही छोड़कर भाग गए। अब तुम इस पिंजरे में फंस कर कुछ नहीं कर सकते। लूफी बिना डरे उससे पूछता है, अच्छा तुम कौन हो अंकल? ये सुनकर मोजी को गुस्सा आ जाता है। वो गर्व से कहता है, मैं बग्गी पायरेट्स का ताकतवर ऑफिसर हूँ, बीस्ट टेमर मोजी। लेकिन लूफी का ध्यान उसकी बात पर नहीं बल्कि उसके हेयर स्टाइल पर होता है। वो सीधा पूछ लेता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारे सर पर ये अजीब सा घोंसला क्यों बना हुआ है? मोजी गुस्से से चिल्लाता है, घोंसला नहीं, ये मेरे बाल हैं। लूफी आराम से कहता है, ओह अच्छा ऐसा है। मोजी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, लगता है पिंजरे में बंद होकर भी तुम्हारी अकाड़ खत्म नहीं हुई। शायद तुम मेरी ताकत नहीं जानते। मैं किसी भी जानवर को अपने काबू में कर सकता हूँ। देखो, जवाब देता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर मोजी अपने शेर रिची को हुक्म देता है, रिची हमला करो। अगले ही पल रिची अपनी जबरदस्त ताकत से लूफी के पिंजरे को जोर से उछल देता है और लूफी दूर जा गिरता है। अब लूफी आजाद हो चुका होता है। मोजी कहता है, चलो अब जोरो को ढूंढ कर उसका काम तमाम करते हैं, फिर पूरी दुनिया हमारा नाम याद रखेगी। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद रिची का पेट जोर से गुर्राने लगता है। मोजी समझ जाता है कि उसे भूख लगी है। तभी उसकी नजर सामने मौजूद पेट फूड की दुकान पर पड़ती है। मोजी हंसकर कहता है, जब देख। लूफी बिना हिचक जवाब देता है, मैं ग्रैंड लाइन का मैप ढूंढने आया हूँ और अपनी पायरेट क्रू के लिए एक जबरदस्त नेविगेटर भी। इतना कहते ही लूफी को अचानक मोजी की बात याद आती है। वो कहता है, अरे मोजी तो तुम दोनों को ढूंढ रहा है, मुझ पोजिंग की होगा। और इफेक्टिंग को काटो लूफी बिना वक्त जाया किए सीधा मोजी की तरफ दौड़ पड़ता है। सीन दोबारा शूशु की तरफ शिफ्ट होता है। बेचारा शूशु हमेशा की तरह अपने मालिक की दुकान के सामने खड़ा उसकी हिफाजत कर रहा होता है। तभी बीस्ट टेमर मोजी और उसका शेर रिची वहां पहुंच जाते हैं। मोजी को शूशु का रास्ता रोकना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो रिची को हुक्म देता है। अगली पल रिची जोर के का हमला करता है और शूशु को दूर उछल देता है। लेकिन इतनी जोर की चोट लगने के बाद भी शूशु दोबारा उठकर दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। वो किसी भी कीमत पर अपने मालिक की अमानत को छोड़ना नहीं चाहता। इसी वक्त हमें शूशु की यादें दिखाई जाती हैं। फ्लैशबैक में उसका मालिक उसके साथ कितनी मोहब्बत से रहता था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, शूशु ये दुकान अब हम दोनों की है। कभी वो शूशु को बड़ा सा सामान उठाते देखकर हंसता है और कहता है, अरे ये बैग तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। कभी कहता है, शूशु जरा संभल कर, मुश्किल काम मेरे लिए छोड़ दिया करो। और जब शूशु शरारत करके कुछ खाने लगता है तो वो प्यार से समझाता है, नहीं शूशु मैंने तुम्हें मना किया था ना, चलो अब दोनों साथ में खाना खाते हैं। ये यादें देखकर साफ समझ आता है कि शूशु और उसके मालिक के बीच सिर्फ एक इंसान और कुत्ते का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक सच्ची दोस्ती और परिवार जैसा प्यार था। फ्लैशबैक के बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। शूशु बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी दुकान के सामने खड़ा रहता है। तभी उसे अपने मालिक की आखिरी बात याद आती है। जब उसका मालिक बीमार था तो उसने शूशु से कहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, तब तक तुम हमारी दुकान की अच्छी तरह देखभाल करना, फिर मिलते हैं शूशु। लेकिन हकीकत ये थी कि उसका मालिक कभी वापस नहीं आया। इसी बीच मोजी रिची को हुक्म देता है और वो पूरी दुकान को तोड़ना शुरू कर देता है। कुछ ही पालों में दुकान आग की लपटों में घिर जाती है। शूशु अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। मेयर ये सब देखकर उदास हो जाता है और कहता है, बस करो, ये दुकान उसने और उसके मालिक ने मिलकर बनाई थी। शूशु इन यादों की हिफाजत करता था। मैं इसे कई बार अपने घर ले गया, लेकिन ये हर बार वापस इसी जगह आ जाता था। ये देखकर लूफी का चेहरा गुस्से से भर जाता है। दूसरी तरफ मोजी अब भी अपनी बेइज्जती को याद करके गुस्से में होता है। वो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक छोटे से कुत्ते ने मुझे काट लिया। इतने में लूफी उसके सामने आ खड़ा होता है। मोजी हैरान होकर कहता है, मुझे लगा था तुम मर चुके होगे, लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो। लूफी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मोजी फौरन रिचर्ड को हुक्म देता है, रिचर्ड इसे अपने पैरों तले कुचल दो। लेकिन लूफी बिल्कुल नहीं डरता।
रिचर्ड जैसे ही हमला करता है, लूफी उसके अटैक से बचकर उसे जोरदार मुक्के मारना शुरू कर देता है। कुछ ही पल में रिचर्ड बुरी तरह पिट जाता है और मोजी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मोजी हैरानी से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? लूफी मुस्कुराकर कहता है, मैं वो हूँ जिसने गम गम डेविल फ्रूट खाया है। ये सुनकर मोजी को सब समझ आ जाता है। वो कहता है, मतलब तुम भी कैप्टन बगी की तरह डेविल फ्रूट यूजर हो, इसीलिए तुम्हारा जिस्म रबर की तरह खींच जाता है। अब मोजी का घमंड टूट चुका होता है। वो डर कर माफी मांगने लगता है, लेकिन लूफी उसे देखते हुए कहता है, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से शुशु ने अपना सबसे बड़ा खजाना खो दिया है और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सीन दोबारा नामी और मेयर की तरफ आता है। नामी उदासी से कहती है, सब पायरेट्स एक जैसे होते हैं, उन्हें किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती। फिर वो लूफी को देखकर कहती है, तुम अभी तक जिंदा हो? मुझे लगा था वो शेर तुम्हें खा गया होगा। शायद अगर ऐसा हो जाता तो इस दुनिया से एक पायरेट कम हो जाता। मेयर फौरन बीच में आकर कहता है, बस करो, आपस में लोदना बंद करो। लूफी हंसते हुए कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मुझे जिडेंट्स कम कॉपी। लेकिन लूफी की नजर दोबारा शुशु पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, माफ करना, मैं सिर्फ इतना ही बचा सका, बाकी सब उस शेर ने बर्बाद कर दिया। लेकिन तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने खजादत की। तुमसे मैं भूत वो बहुत बहादुर हो, हमेशा ऐसे ही हिम्मत से कोर रहना। दूसरी तरफ मोजी शर्मिंदा होकर बगी से पहुंचता है और कहता है, कैप्टन मज़ी कर दीजिए, मैं हार गया। बगी हैरान होकर कहता है, मुझे लगा जोरो ने तुम्हें होगा। मोजी जवाब देता है, नहीं, एक पीली टोपी वाला लड़का पड़का था, उसने बगवर फ्रूट खोड़ खाया है। ये सुनकर बगनाइटेड सोते हुए आसमान पर पहुंच जाता है। वो कैपिटल जे, उन तीनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इस पूरे शहर पर जिस और बगी बैरल कलाब अप्रोचेस कर दो, फाइन माँ को शीशन तोप दूंगा। उधर नामी को अपनी बातों का एहसास होता है। वो धीरे से लूफी से कहती है, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लूफी मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम पहले ही बहुत परेशान हो। मेयन को दोष देते हुए कहता है, लात है मुझ पर, जबकि एक छोटे से कुत्ते और इन बच्चों ने इतनी हिम्मत दिखाई। फिर वो बताता है कि 40 साल पहले ये शहर सिर्फ खंडर था और यहाँ के लोगों ने मिलकर इसे दोबारा बसाया था, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर बग्गी को इस शहर को बर्बाद नहीं करने देगा। ओके, इसी दौरान बग्गी अपने आदमियों को स्पेशल बग्गी बॉल्स चलाने का हुक्म दे देता है। जोरदार धमाके होने लगते हैं। मेयर घबरा कर कहता है, अब तक तो जोरो मर गया होगा। लेकिन तभी जोरो आराम से बाहर निकल आता है। लूफी खुशी से पूछता है, जोरो तुम ठीक हो? जोरो नींद भरी आवाज में कहता है, सोते हुए इंसान को ऐसे नहीं जगाते, खासकर जब वो घायल हो। मेयर फिर हिम्मत जोड़कर कहता है, बस अब और नहीं, मैं 40 साल से इस शहर का मेयर हूँ और अपनी आंखों के सामने इसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन बग्गी का राज आज खत्म होगा। नामी फौरन कहती है, आप अकेले बग्गी को नहीं हरा सकते। मेयर जवाब देता है, कुछ चीजों के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। लफी मुस्कुराकर कहता है, क्या बात है चाचा। नामी फौरन उसे चुप कराते हुए कहती है, बग्गी से लड़ना मजाक नहीं है। मेयर मजबूत इरादे के साथ बग्गी की तरफ चल पड़ता है। नामी धीरे से कहती है, लगता है मेयर रो रहे हैं। जोरो अपनी तलवार संभलते हुए कहता है, अब शुरू होगा असली मुकाबला। नामी गुस्से से बोलती है, ये कोई खेल नहीं है। और लूफी अपनी हमेशा वाली कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ कहता है, फिक्र मत करो, उस बूढ़े आदमी को कुछ नहीं होने दूंगा। जोरो मेयर की बात सुनकर गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे भी इस शहर से लगाव हो गया है। नामी फौरन उसकी हालत देखकर कहती है, लेकिन जोरो तुम बुरी तरह घायल हो, इस हालत में तुम लड़ ही नहीं पाओगे। जोरो हल्का सा मुस्कुराता है और जवाब देता है, मानता हूँ कि उसने मेरे पेट पर वार किया है, लेकिन असली चोट मेरे जमीर पर लगी है। उसके सामने ये बदन का दर्द कुछ भी नहीं। इस बात से पता चलता है कि जोरो के लिए सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और अपने उसूल भी उतने ही अहम हैं। लूफी भी अपना इरादा साफ करते हुए कहता है, अगर हमें ग्रैंड लाइन तक पहुंचना है तो किसी भी हाल में हमें वो मैप हासिल करना होगा। फिर हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए नामी की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, तो बोलो नामी जी, मेरी क्रू ज्वाइन करोगी? नामी बिना सोचे जवाब देती है, कभी नहीं, मैं किसी पायरेट के साथ काम नहीं करूंगी।
लेकिन कुछ देर बाद वो कहती है, हाँ, अभी के लिए हमारा मकसद एक ही है, इसलिए फिलहाल मैं इन मेट्स तुम्हारा साथ दूंगी। लूफी खुशी से कहता है, बस इतना ही काफी है। उधर मेयर बूडल अकेला ही बग्गी के सामने जा पहुंचता है। वो हिम्मत के साथ आवाज लगाता है, बग्गी द क्लाउन, बाहर था। मेरा नाम मेयर बूडल है। ये शहर मेरा खजाना है और मैं तुझे इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। बग्गी उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगता है और कहता है, पागल हो गए हो क्या? शहर भी कहीं खजाना होता है? असली खजाना तो सोना, चांदी और पैसा होता है। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन मेयर बिल्कुल नहीं डरता। वो मजबूत आवाज में कहता है, तुम कभी नहीं समझ सकते, ये शहर मेरी जिंदगी है। बग्गी अपना सपना बताते हुए कहता है, मैं ग्रैंड लाइन पर राज करूंगा। दुनिया का सारा पैसा और हर खजाना मेरा होगा। देखता हूँ मेरी चे कौन रोकता है। फिर वो मेयर की तरफ देखकर कहता है, जब तुम्हें इस शहर से इतना प्यार है तो पहले तुम्हें ही उड़ा देता हूँ। कम से कम तुम्हें अपने शहर को बर्बाद होते हुए देखना नहीं पड़ेगा। मेयर उसकी धमकी से बिल्कुल नहीं घबराता और कहता है, बकवास बंद करो और फ्रस्टर से लाडो। बग्गी हंसकर कहता है, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। मेयर पूरे हौसले के साथ जवाब देता है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक टुवर्ड गे। जैसे ही बग्गी हमला करने वाला होता है, अचानक और सामने लूफी आकर खड़ा हो जाता है और मेयर को बचा लेता है। लूफी इस बग्गी की आंखों में देखकर सुबह कहता है, बहते ही कहा था, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, अब तैयार हो जाओ। और प्रीव्यू के एंड में हमें बताया जाता है कि अगले एपिसोड में लूफी और उसके साथियों का सामना बग्गी पायरेट्स के एक और ताकतवर मेंबर से होगा, जहां जोरो और एक्रोबैट काबाजी के बीच ज़बरदस्त तलवारों की लड़ाई देखने को मिलेगी। और हमेशा की तरह लूफी अपना मशहूर डायलॉग बोलता है, मैं बनूंगा पायरेट किंग। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको शूशु की इमोशनल स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं वन पीस एपिसोड 7 के साथ।